नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप सभी के लिए मैं झारखंड सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं 100 के 100 क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 5, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों को। एग्ज़ाम से पहले आपके कई सारे प्रश्नों का हल भी यहाँ पर मिल जाएगा और जो आपको बुक्स में समझ में नहीं आता, यहाँ से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हो सके तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न संख्या 1 में देखिए पूछा गया है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पनभरा, ऑप्शन बी पुजार, ऑप्शन सी पाहन और ऑप्शन डी हो गया पहड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका पाहन। पाहन इज द राइट आंसर। और आप यहाँ पर जो पनभरा देख रहे हैं और पुजार देख रहे हैं, ये दोनों ही जो है वो पाहन का सहायक होता है। क्या होता है दोस्तों? पाहन का सहायक होता है। और ऐसे आप सभी को पता है पढ़ा क्या होता है? पढ़ा कई गांव का समूह होता है, 20-25 गांव होते हैं, कहीं पर ज़्यादा भी होता है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो मुंडा जनजाति जो है, मुंडा गांव में धार्मिक प्रधान, आपने आंसर कर लिया पाहन। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सबसे पहले निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट रुगन, ऑप्शन बी थॉमस विल्किंसन, ऑप्शन सी कैप्टन अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जैकब केमक। तो इसमें आप अगर ये जानते हैं कि ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति का है तो आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है आपका हो जनजाति से बिलोंग करता है। और हो जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? कोल्हान प्रमंडल में रहते हैं, जहाँ आपको 3 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा। ओके, और यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? थॉमस विल्किंसन हो जाएगा। विल्किंसन रूल इन्होंने लागू किया था इस क्षेत्र में। कब किया था? 1831-32 में। उसके आसपास जो कोल विद्रोह हुआ, फिर 33 के आसपास हो विद्रोह हुआ। तो उन सभी से जो सामने निकल के आया था उसका परिणाम, उसमें ये निकल के आया था कि यहाँ पर इनकी जो मुंडाओं की सॉरी हो जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उसी को लागू रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया था। उस कानून को पास करवाने वाले व्यक्ति थे थॉमस विल्किंसन, इसीलिए उसका नाम भी था विल्किंसन रूल। राइट, 1837 में आया था। अगर मैं सही हूँ तो 1837 में आया था, अब देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए है मुसहर, ऑप्शन बी है भुईहर, ऑप्शन सी है कटराहा और ऑप्शन डी है जागीरदार। तो नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को, ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप जानिए। ये राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका भुईहर। ओके, तो नागवंशी शासक जो थे, जो गुमला में अपना राजधानी बना के रखे थे दौसाई वगैरह में, तो उन लोगों के द्वारा जो मानकी लोग होते थे, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी भी हुआ करता है। मानकी जो कई सारे गांव होते हैं, उनके गांवों का जो प्रमुख होता है, यानी कि बहुत सारे गांव पंचायत के ऊपर का बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मानकी होता है। तो उन मानकियों को भुईहर कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत की बेदखली का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 21 और ऑप्शन डी है धारा 22। तो सीएनटी एक्ट 1908 में जो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था, उस एक्ट के जरिए पूछ रहा है कि रैयत की बेदखली का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? धारा 22।
यहाँ पर जितने धाराएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी धाराओं के बारे में आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। मैंने सीएनटी एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं अध्यायवार। ओके, तो 4 का डी हो गया राइट आंसर। धारा 22, यहाँ पर रेत की बेदखली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी बताया है। उप मांझी, जोग मांझी, मोड़े मांझी और देश मांझी। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसका पहले राइट आंसर आप जानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग मांझी। ओके, जो मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होता है वो जोग मांझी होता है, राइट। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, आप सभी को मालूम है यहाँ पर संथाल जनजाति के लिए होता है। ये संथाल परगना में बहुत फेमस है और मांझी परगना शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया से लिया गया शासन व्यवस्था है। अब हमने यहाँ पर देखा कि मांझी का जो सहायक होता है वो जोग मांझी होता है, और ठीक है। और बाद बाकी देखिए ये सब मोड़े मांझी, देश मांझी उन लोगों से भी बड़ा होता है। और उप मांझी जो है यहाँ पर ही नायक जो होता है आपका धार्मिक प्रधान, उसका जो है यहाँ पर सहायक देखा जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव कौन होता है? ढोकलो सोहर का, ठीक है, तिंजोकड़ होता है, लिखाकड़ होता है, दीवान होता है, कालो होता है। तो मंत्री या सचिव का बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेखाकड़ जो होता है दोस्तों वो मंत्री या सचिव होता है, किसका? ढोकलो सोहर का। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति में पाई जाती है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो इसमें जो सबसे बड़ा राजा होता है आप सभी को पता है, इसमें राजा बोला जाता है सोहर को, है ना। और ढोकलो तो एक क्या है, एक संस्था है, एक ओके। तो इस तरीके से हम लोग राइट आंसर यहाँ पर करेंगे लिखाकड़ को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस जनजाति में 70-80 गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वंशानुगत रूप से अपने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी है करमाली, ऑप्शन सी है माल पहाड़िया, ऑप्शन डी है सौरिया पहाड़िया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। इसमें देखिएगा पिछला सेट में भी मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो जो यहाँ सरदार की बात कर रहा है, ये सरदार की व्यवस्था 70 से 80 गाँवों में सौरिया पहाड़िया जनजाति में होती है। ओके, और सबसे बड़ा यहाँ पर यही होता है सरदार। सरदार से भी ऊपर होता था देश मांझी, है ना, देश मांझी होता था। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई है? 1899, 1901, 1902 और 1903 में मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा पूछ रहा है दोस्तों। तो मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा जो है आप सभी को मालूम है ये 1903 में लागू की गई थी, ठीक है। जब सीएनटी एक्ट का आपका प्रारूप तैयार हो गया था 1903 में, उसी समय मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ये कौन सा क्षेत्र में किया गया था? रांची, लोहरदगा, खूंटी, इन सभी क्षेत्रों में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सदान से एक क्वेश्चन रहेगा ही, आप सभी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है सदान विश्वास करते हैं, किन पे विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए है हिंदू देवी देवताओं पर, ऑप्शन बी कुल देवी देवताओं पर, ऑप्शन सी भूत प्रेत व ओझा गुनी पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो आप सभी को यहाँ पर अगर आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यानी कि सदान हमारे जो यहाँ के गैर आदिवासी मूल निवासी होते हैं वो वे सभी जो हैं हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। कुल देवी उनका जरूर होता है। मैं भी सदान हूँ तो यहाँ पर भी हमारे घरों में भी कुल देवी होते हैं, उन पे भी हम लोग विश्वास करते हैं। भूत प्रेत की पूजा आम बात है गाँव में, और ओझा गुनी पे भी पहले विश्वास किया जाता था, अभी ये प्रथा थोड़ा सा खत्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, झारखंड का वह जनजाति समूह जो सात्विक व शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सपाहोड़, ऑप्शन सी है ताना भगत और ऑप्शन डी है सपाहोड़ और ताना भगत दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसमें आपको करना होगा सपाहोड़ और ताना भगत दोनों ही जो है जीवन शैली इन लोगों का सात्विक और शाकाहारी होता है। तो सपाहोड़ आंदोलन और ताना भगत आंदोलन भी चलाया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 से शुरू हुआ था और ये गांधीवादी जो विचार है उनसे काफ़ी प्रभावित थे और सपाहोड़ों का भी वही इरादा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल में फांसी दे दी। ऑप्शन बी है टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने चूटू पालू घाटी में फांसी दे दी। और दोनों कथन सत्य है, कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना है? देखिए, यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए में क्या लिखा है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल में फांसी दी थी। तो शेख भिखारी आप सभी को पता है ये उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली जो शेख भिखारी हैं इनको जो है चूटू पाली घाटी में फांसी दे दी गई थी और जो टिकैत उमराव सिंह हैं ये इनको जो है आपका दोस्तों वो रांची टैगोर हिल में फांसी दे दी गई थी। उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने चुटूपाली घाटी रामगढ़ में फांसी दी थी, वहीं टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने टैगोर हिल रांची में फांसी दी थी। ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है? 1857 की क्रांति जो झारखंड में चल रही थी उससे लिया गया है, राइट। और शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ये दोनों ही काफ़ी फेमस वहाँ पर हैं। शेख भिखारी तो सेनापति होते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध वह व्यक्ति जो झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा से सीख अफ्रीका तक मंचन किया, उसका नाम बताना है। मुकुंद नायक, ताम्रध्वज दरोधा, सुधेंदु नारायण और रामदयाल मुंडा। यहाँ जितने नाम हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आप सभी को मालूम है। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकुंद नायक नाम हो जाएगा। ये हमारे झारखंड की कला संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इन्होंने झारखंड नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा से सीखकर अफ्रीका तक मंचन किया था। ओके, मुकुंद नायक साहब, पद्मश्री इनको भी मिला है। ताम्रध्वज दरोधा को भी पद्मश्री मिला है। इन सभी का ईयर आप देख लीजिएगा। सुधेंदु नारायण आप सभी को पता है छऊ नृत्य के ये प्रणेता हैं। इन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था रशिया में। रामदयाल मुंडा जी का नाम आप सभी ने बहुत सुना होगा। इन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं और ये काफ़ी फेमस आदमी हमारे यहाँ पर है। इनका चयन जो है राज्यसभा में सांसद के रूप में भी हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर मार गिराया था कौन थे? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी, ऑप्शन सी है जतरा भगत, ऑप्शन डी है सिद्धू मुर्मू। तो इसमें जो राइट आंसर है आप सभी को मालूम है, तिलका मांझी जी। इन्होंने भागलपुर वाले इलाकों को जिसमें वनचरी जोर कहा जाता है, इनका जो आंदोलन था उसका नाम है तिलका आंदोलन और समय काल रहा था 1783 से 1785। ओके, इस टाइम इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, क्लीवलैंड को पेड़ में चढ़कर तीर मार दी थी और उनका आंख में लगा था जिससे वो मर गया था। ठीक है, तो 1784 की ये घटना थी और 1785 में जो है भागलपुर में बरगद पेड़ के ऊपर इनको फांसी दे दी गई थी और इस तरीके से ये पहले स्वतंत्रता सेनानी बने थे जिनको फांसी दी गई थी। ओके, और इनको जबरा सरदार भी कहते हैं ना, जबरा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड राज्य का गठन हुआ है
राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत, ऑप्शन सी है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत, ऑप्शन डी है झारखंड बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। तो देखिए इसमें जो विधेयक का नाम था वो विधेयक थी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, राइट, ये उसका नाम था। तो इस विधेयक को लोकसभा में 2 अगस्त को 2 अगस्त 2000, ठीक है, सब यहाँ पर 2000 का बात कर रहे हैं, 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। राज्यसभा में जो है 11 अगस्त को पारित किया गया, और उसके बाद दोनों सभाओं में पास होने के बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो वहाँ पर भी जो साइन है दोस्तों वो 25 अगस्त को हो गया था, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा भी 25 अगस्त को इस विधेयक पर साइन कर दिया गया था। लेकिन हमने क्या रखा था कि हम जो अपने आप को उद्घोषणा करेंगे कि हम नया स्टेट बना रहे हैं वो 15 नवंबर को बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं, तो बिरसा भूमि है, तो बिरसा जी के नाम पे ही, उसी के जन्मदिन पे हमने झारखंड का भी जन्म कराया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग अलग करके पृथक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? 43%, 44% दिया है, 43%, 46%, 48%। इसका आप सभी को राइट आंसर मालूम है। 15 नवंबर 2000 को हमारे यहाँ जो झारखंड बना वो बिहार के 46% भूमि को लेकर बना है। और ये भारत का 28वां राज्य था, है ना, 28वां राज्य था झारखंड। ओके, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाए तो बाबूलाल मरांडी थे, प्रथम राज्यपाल बोला जाए तो प्रभात कुमार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विगत वर्षों में झारखंड की अन्य 3 उप राजधानियां बनाने का प्रस्ताव आया है, जिनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए है चाईबासा, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है गिरिडीह, ऑप्शन डी है मेदिनीनगर। तो झारखंड की जो राजधानी बनाई गई है दोस्तों, आप सभी को पता है रांची बनाई गई है। और साथ ही साथ उप राजधानी जो अभी मौजूद है वो आपका दुमका है। पहले दुमका को ही राजधानी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दुमका जो है उप राजधानी बना दी गई, तो रांची हो गया, दुमका हो गया। अभी अन्य 3 उप राजधानियाँ जो बनाने की बात कही जा रही है, वो एक दक्षिण में हमारा जो है दक्षिण क्षेत्र में वो चाईबासा है, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम जिले का हेडक्वार्टर है, कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। दूसरा आपका रहेगा गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह नॉर्थ छोटा नागपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी को मालूम है। और तीसरा जो रहेगा वो आप पश्चिम चले जाएंगे मेदिनीनगर। मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज था, और ये पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, राइट। तो कहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, देवघर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवघर, ठीक है। देवघर में नहीं उप राजधानियाँ नहीं बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेबा क्या है? क्या है रे भाई? वस्त्र का नाम है, भोजन का नाम है, त्योहार का नाम है, आभूषण का नाम है। वैसे तो बियारी व कलेबा कोई भोजन का नाम नहीं है। भोजन के जो प्रहर होते हैं उन प्रहरों में जो भोजन किया जाता है उन सभी का नाम है ये। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, भोजन का नाम है, ठीक है। यहाँ जो बोला जा रहा है उसके अनुसार भोजन का नाम है। तो याद रखिएगा बियारी जो होता है वो रात का भोजन को कहते हैं ना, बियारी। बियारी रात में जो भोजन खाया जाता है उसको कहा जाता है। और कलेबा, तो कलवा जिसको कहते हैं वो दोपहर में खाते हैं, ठीक है। कलवा हम लोग भी बोलते हैं, कलवा जो है दोपहर में खाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जनजातियाँ आपको याद रखना पड़ेगा। तो खरवार और बिरजिया जनजाति यहाँ पर याद रखिएगा कि खरवार जनजाति में और बिरजिया जनजाति में 2 जनजाति हैं जहाँ पर आपका भोजनों को जो है इस नामों से पुकारते हैं। रात के भोजन को बियारी और दोपहर के भोजन को कलेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताएं जिनमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। बंजारा, बिंझिया, बथुड़ी और बेदिया।
यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बंजारा। बंजारा जनजाति में विवाह पूर्व सगाई का रस्म होता है, और अभी तो ये सदानों में भी धूमधाम से मनाया जाता है, सगाई किया जाता है विवाह से पूर्व, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सोहराय चित्रकला से संबंधित है, सीकी देवी, बंजारी देवी, सूरजी देवी, कोई नहीं। तो सोहराय चित्रकला जो है दोस्तों, उसमें क्या था, ठीक है, सोहराई चित्रकला, मैंने सोचा ऑप्शन गलत है क्या, ऑप्शन सही है। सोहराई चित्रकला जो है वो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कोई नहीं होगा। रीज़न क्या है, सोहराई चित्रकला तो हम लोग देखे थे ना, ये हजारीबाग जिले में होता है और इसको जीआई टैग जो है 2000 में मिला था। तो ये पशुपति भगवान जो होते हैं उसका चित्रण किया जाता है इसमें, किसी देवी का चित्रण नहीं करते हैं, है ना। वो भैंस के ऊपर पशुपति जी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीकी देवी हो गया, बंजारी देवी हो गया, सूरजी देवी हो गया, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है अगर जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीकी देवी का संबंध आप सभी को मालूम है। सीकी देवी, इसमें हमने पढ़ा है कोहबर जनजाति में, सॉरी कोहबर जनजाति बोल रहा, कोहबर जो चित्रकला है उसमें सीकी देवी का दिखाया जाता है, सीकी देवी को दिखाया जाता है कोहबर में। उसके बाद आपका बंजारी देवी जो है बंजारा जनजाति में दिखाया जाता है, ठीक है, बंजारा जनजाति में। और एक आएगा सुरजी देवी, सुरजी देवी हमने पढ़ा है महाली जनजाति में, ठीक है, महाली जनजाति में सुरजी देवी का पूजा किया जाता है, राइट। तो ये सभी बातें इससे संबंधित था। सोहराय चित्रकला में हमने देखा है पशुपति भगवान का चित्रण। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था। माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया है, 2000 में, 2017 में, 2000, अच्छा दो ऑप्शन एक साथ हो गया, ये 2015 है, हाँ? 2017 में और 2020 में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 2017 में होगा। झारखंड में माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 में किया गया था। देखिए इस ये डायरेक्टली इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं जैसे झानकोफेड, कैंपा, झालसा, JSPSL, तो इन सभी का जो गठन वर्ष है वो आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन तो रहना ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रामदयाल मुंडा की सहायक लेखन भाषा रही है, क्या रही है। मुंडारी है, नागपुरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इसमें कोड देखिए क्या क्या दिया है, केवल एक दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 1 और 2 दिया है, ऑप्शन सी में 1 2 3 दिया है, और ऑप्शन डी कहता है 1 2 3 4। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये बहुल भाषा में लिखने की प्रवृत्ति इनमें था रामदयाल मुंडा जी का। ये प्रोफेसर भी रहे हैं रांची में, रांची विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी भाषाओं में इन्होंने लिखी है, मुंडारी हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी, सभी भाषाओं में ये लेख लिखा करते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड की कोहबर चित्रकला के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा होगा। अभी मैंने एक कोहबर के बारे में बताया था, सीकी देवी का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। चलिए, ऑप्शन ए दिया है कोहबर चित्रकारी वैवाहिक संबंधों पर चित्रित किया जाता है। ऑप्शन बी, कोहबर चित्रकारी में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी, कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पश्चिमी दीवार पर बनाया जाता है। ऑप्शन डी है, कोहबर चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। तो इसमें कौन सा असत्य कथन है ये आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए को समझते हैं। कोहबर, कोहबर मतलब आप याद रखिएगा, कोह होता है बर, है ना। कोह मतलब क्या होता है, गुफा होता है। बर मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, वैवाहिक जो पति और पत्नी। तो चित्रकारी वैवाहिक संबंधों पर है, यहाँ से इसका नाम से स्पष्ट है। कोहबर चित्रकारी नैसर्गिक रंगों का प्रयोग करता है, बिल्कुल राइट है। ओके, और ऑप्शन डी सी में क्या है, कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पश्चिमी दीवार पर बनाते हैं, यहाँ पर ये गलत हो गया। ये पूर्वी भागों में पे बनाते हैं, जो दीवार होता है उसके पूर्वी भाग में बनाते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोहबर को जो है सोहराय चित्रकारी के साथ जीआई टैग 2000 में मिला था, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने बता दिया कोहबर चित्रकारी से।
चलिए आप कमेंट में बताइए, ये कोहबर चित्रकारी किस क्षेत्र में और किन किन जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। झारखंड के लोकगीत व जनजाति में सही युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है जी? एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ जनजाति है। हेरो, जापी, दौड़ और अडंदी, ये देखिए यहाँ जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन लोकगीतों में से पूछ लेते हैं। तो हेरो जनजाति बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। हो जनजाति में हेरो लोकगीत गाया जाता है। ये जो है धान का जो बुआई करते हैं ना हम लोग, उस टाइम करते हैं, ठीक है, धान की बुआई के समय। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जापी। तो जापी जो है मुंडा जनजातियों में होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा शिकार संबंधी गीत है ये, ठीक है, और 12 वर्षों में भी एक बार होता है ये सब। नेक्स्ट है दौड़। दौड़ जनजाति सॉरी दौड़ लोकगीत जो है संथालों में होता है, ये भी सही है। और दौड़ जो है वो आपका दौड़ दौड़ हाँ ठीक, दौड़ जो है वो विवाह संबंधी गीत है। क्या है? विवाह संबंधी गीत है। औंधी भी आपने पढ़ा होगा, वो उरांव जनजाति में औंधी था ना। नेक्स्ट है अडंदी। अडंदी जो है उरांव जनजाति में होता है, नहीं, अडंदी जो है आपका मुंडा जनजाति का गीत है, लोकगीत है मुंडा जनजाति का। और ये भी जो है विवाह संबंधी गीत है, ठीक है, विवाह संबंधी गीत है। ओके, तो ये आंसर क्या हो गया? आंसर इसमें हो जाएगा डी, अडंदी। गलत ऑप्शन दिया होता, उरांव नहीं, वो मुंडा हो। बाद बाकी आपने सभी याद कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए तेलियागढ़ का किला, ऑप्शन बी खतरास का किला, ऑप्शन सी पंचकोट का किला, ऑप्शन डी है नवरत्नगढ़ का किला। इसका जो राइट आंसर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का किला कहाँ पर है? साहिबगंज में है, साहिबगंज में है। इसका निर्माण किन्होंने किया था, आप बताएं जरा। मुगल शासन के समय में हुआ था तेलियागढ़ का किला, ठीक है। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये राजमहल की पहाड़ियों पे स्थित है, राइट। ये सब सभी, ये पंचकोट का किला कहाँ पर? कतरासगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, है ना। ये बहुत फेमस था क्योंकि ये नागवंशी शासन दुर्जन साल के द्वारा निर्मित किला था। नवरत्नगढ़ का किला ये गुमला दोईसा में है, राइट। तो ये याद रखिएगा, पंचकोट का किला ये धनबाद में है। बाद बाकी आप कतरास का किला ये शायद पलामू में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, छोटू जोमेंकू व लोलो घोटू जोमेंकू क्या है? भोजन का प्रकार है, आभूषण का प्रकार है, वस्त्र का प्रकार है, वाद्य यंत्र का प्रकार है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है छोटू जोमेकू और लोलो घेटू जोमेकू, ये आपका एक प्रकार का भोजन का प्रकार है। जिस तरीके से हम लोग कलेबा और बिहारी पढ़े थे, वो खरवार जनजाति और बिरजिया में था। यहाँ पर ये जो है छोटू जोमेकू और लोलो घोटू जोमेकू, इसको हम लोग असुर जनजाति में पढ़ते हैं। कौन सा जनजाति में पढ़ते हैं दोस्तों? असुर में पढ़ते हैं, ठीक है, असुर जनजाति में। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये छोटू केवल लिखा है। छोटू जो है रात में हम लोग कम भोजन करते हैं तो छोटू जमैकू उसको बोलते हैं, और दिन में लोलो घेटू जमैकू, मतलब खूब लोट पोट के खाओ, तो ये हो गया आपका लोलो घेटू जमैकू। कौन सा जनजाति है दोस्तों? ये असुर जनजाति है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन ओल्च की लिपि में संकलित है? ऑप्शन ए हिंदी संथाली, संथाली प्रवेशिका, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो ओल्च की लिपि में कोई लिखा गया, अगर ओल्च की लिपि किसका है? संथाली भाषा का है। तो लिपि में अगर लिखा गया हो उसको बताना है। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं, के ठीक है। हिंदी संथाली और संथाली प्रवेशिका, ये दोनों ही पुस्तक ओल्च की लिपि में नहीं लिखा गया। हिंदी संथाली ये तो ग्रामर वाले पुस्तक है, और संथाली प्रवेशिका ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। ये लिखा तो गया है हिंदी लिपि में, मतलब आपका हिंदी का जो हमारा देवनागरी लिपि है उसी में लिखा गया है, लेकिन
जो संथाली प्रवेशिका है, इनमें इसके इनके जो लेखक हैं वो कौन थे? डोमन साहू समीर, डोमन साहू समीर। और आपको पता है इसका नाम उपनाम क्या है? इनका उपनाम जो है वो आपका संथाल भाषा में इनको क्या कहा जाता है? अ, अरे यार, कैसे ऑप्शन भूल गया मैं। हाँ, भारतेंदु। संथालों का भारतेंदु इनको कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, संथालों का भारतेंदु। ठीक है, कॉपी किताब सामने रखा हूँ नहीं, इसलिए याद नहीं हो रहा था। तो ये हो गया आपका डोमन साहू समीर, देवनागरी लिपि में ही इन्होंने लिखा था। और ये हिंदी संथाली जो है वो केवल सोरेन ने लिखा था। नाम जो है केवल सोरेन, ठीक है? नाम ही केवल सोरेन है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, केवल सोरेन। तो ये सब जो है देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। तो साहित्य एवं साहित्यकार जो झारखंड के हैं उनसे 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, है ना? टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रामदयाल मुंडा को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? आदि धर्म, सरहुल मंत्र, हिसीर और मुंडारी टूड कोठारी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रामदयाल मुंडा ना। तो ये तो सभी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आदि धर्म भी रामदयाल मुंडा का है, सरहुल मंत्र भी इन्हीं का है, और हिसीर भी इन्हीं का है। मुंडारी टूड कोठारी के लिए रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये 2000 में मिला था, ठीक है? तो जब हमारा झारखंड बना था उसी टाइम मिला था, ठीक है? राइट, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कथन है संथाली भाषा के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2003 में दिया गया। संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, क्योंकि संथाली भाषा में जो है हमारा संविधान को लिखा गया है, तो उसे रिलेट करने वाले क्वेश्चंस को जरूर पूछ सकता है, ये 100% गारंटेड है। ओके, तो इसमें देखिए ये पहला चीज तो सही है, सॉरी कारण सही है। संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, बिल्कुल शामिल किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन था। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि संथाली भाषा के अलावा कौन कौन सी भाषा को यहाँ पर लिखा गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो उसमें क्या क्या था? बोडो था, डोंगरी था, मैथिली था, है ना? मैथिली था, बोडो तो था, डोंगरी था, और एक बिहार का ही भाषा था, मैथिली ही था शायद, मैथिली, भोजपुरी मैथिली ही था। और उसके बाद था आपका संथाली भाषा। तो ये 4 भाषाओं को जो है 2003 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में लिखा गया था। और अभी यहाँ पर टोटल कितना भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उसमें संथाली भाषा में भी हमारे संविधान को लिख लिया गया। तो ये जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार बोल रहा है 2003 में दिया गया था संथाली में, तो आप सभी ने देखा कि संथाली रामदयाल मुंडा को तो 2000 में ही मिला था, तो ये गलत है ना, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। कारण है संथाली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। तो यहाँ ये तो अभी मैंने चर्चा किया था, ये गलत है। संथाली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, बिल्कुल है। तो केवल कारण सत्य है, केवल कारण सत्य है। पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु नहीं कहा जाता है, बल्कि डोमन साहू समीर को कहा जाता है। इन्होंने जो है 1941 ईस्वी में आपका ओल चिकी लिपि का निर्माण किया था। ये भी सही बात है, संथाली लिपि को ओल चिकी लिपि कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2020 के लिए किन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 2020 के लिए जादूमणि बेसरा को, कालीचरण हेम्ब्रम को, रूपचंद हांसदा को, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ये मैंने 2020 के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपको 2022 का, 2023 का, 2025 का ये याद रखना होगा। तो संथाली भाषा ये क्वेश्चन मैं छोड़ के चलता हूँ,
अगर आंसर आप सभी को जानना है तो रूपचंद हाजरा को मिला था, याद रखिएगा, रूपचंद हाजरा को मिला था। बिहार विश्वविद्यालय से अलग कर रांची विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया था? 1960 में, 1991 में, 2000 में, 2003 में। यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1960 में जो है बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा है? हाल ही में झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया है? उस टाइम का ये क्वेश्चन है, 2000 इसका पहले वाला जो पीटी का एग्जाम था उसके पहले का। तो दुमका मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर तो सभी का नाम चेंज कर दिया गया है ना। दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो फूलो झानो रख दिया गया है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, फूलो झानो। ये फूलो झानो कौन है दोस्तों? सिद्धू मुर्मू कानू एंड फूलो झानो, आपको याद है उन लोगों की बहन थी। पलामू मेडिकल कॉलेज ये क्या है? ये आज के समय में पलामू मेडिकल कॉलेज को क्या लिखते हैं? मेदिनी राय नाम पे। मेदिनी राय कौन थे? हमारे जो वहाँ पे चेरो वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इनका नाम क्या कर दिया गया है? शेख भिखारी हजारीबाग कॉलेज, शेख भिखारी। ओके, ये 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी। क्लियर है? और फिर एक था धनबाद में पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, उसका नाम शहीद निर्मल महतो कर दिया गया है। ठीक है, शहीद निर्मल महतो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा और किस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? झारखंड रणजी टीम, बिहार रणजी टीम और राइजिंग पुणे सुपर जायंट, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों का ही कर चुके हैं। झारखंड रणजी टीम का भी कप्तान रहे थे, बिहार रणजी टीम का भी रहे थे और राइजिंग पुणे सुपर जायंट टीम का भी कप्तानी कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड की नई खेल नीति 2000 के अनुसार खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु अवार्ड देने की घोषणा की गई है। बिल्कुल देने की घोषणा की गई है। महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड, अल्बर्ट रेखा मुख्यमंत्री प्रतिभा और जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। तो इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नया खेल नीति जो 2020 में आया है उसके तहत खिलाड़ियों को और साथ ही साथ कोचों को प्रोत्साहित करने हेतु जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिया जा रहा है, शुरू हो गया है। हाल ही में झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया द्वारा भारत की ओर से 100 मैच खेलने पर माइल स्टोन अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए है पुष्पा प्रधान, ऑप्शन बी निकी प्रधान, ऑप्शन सी है सावित्री पूर्ति, ऑप्शन डी है सुशीला लकड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 35 का बी निक्की प्रधान। निक्की प्रधान जो है झारखंड की तरफ से पहली ओलंपिक खेलने वाली खिलाड़ी बनी थी और सावित्री पूर्ति जो है पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाली बनी थी। राइट, तो निक्की प्रधान ने जो है 2 ओलंपिकों में भाग ले चुकी है। उसके बाद ये 100 मैच का हो गया। ये कहाँ की है? ये खूंटी की रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा, खूंटी जिला की रहने वाली है। जिला भी पूछता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी यही हैं, पहले भी यही थे। अर्जुन मुंडा साहब जो हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के कोच हैं, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई। पोटो हो कौन थे? ओलंपिक खिलाड़ी, झारखंडी कोच, ब्रिटिश विद्रोही नेता और झारखंड के प्रथम खेल मंत्री। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि ये जो पोटो हो थे वो ब्रिटिश विद्रोही नेता थे। ये पुराना टाइम के हैं, पुराना टाइम के कहने का मतलब आज़ादी से पहले के। इन्होंने जो है कब 1935-36 इस तरीके से लड़ाई लड़ा था सेरेंगसिया की घाटी में। सेरेंगसिया की घाटी इन्हीं से बिलोंग करता है। इन्होंने वहाँ पर जो इनके साथ और विद्रोही जो थे उनको एक साथ मार दिया गया था, इसलिए वहाँ पर शहीद पार्क भी बना दिया गया है।
तो 1938 में इनको पकड़ लिया गया था, ठीक है, 1938 में चक्रधरपुर में, और इनको फांसी दे दी गई थी, राइट, चक्रधरपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड के प्रसिद्ध विद्वान पद्म भूषण डॉक्टर कामिल बुल्के, इसको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजी सहित हिंदी व संस्कृत के क्षेत्र में भी विशेष ख्याति अर्जित किया है, जिनके नाम पे रांची में एक सड़क का नाम भी रखा गया डॉक्टर कामिल बुल्के के नाम पे। मूलतः किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, आयरलैंड के, बेल्जियम के और अल्बानिया के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अल्बानिया नहीं होगा जी, बेल्जियम होगा। बेल्जियम देश के ये निवासी रहे थे। इनको पद्म भूषण डॉक्टर कामिल बुल्के, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत तीनों भाषाओं में ख्याति अर्जित की है, डॉक्टर कामिल बुल्के बेल्जियम देश के थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की डैश धारा तक लगान व उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक लगान व उससे संबंधित पहलुओं के बारे में किया गया है? 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 और 48 से 72। तो आप जब भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को भी पढ़ेंगे तो उनकी धाराओं को याद करने से पहले जो है आप उनके भागों को याद कीजिए, उनके चैप्टरों को याद कीजिए, किन किन चैप्टरों में क्या क्या है। तो बड़े सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है, ठीक है। पहले परिभाषाएं दिए गए हैं, फिर रेत के बारे में दिया है, रेत के कितने प्रकार होते हैं उसको बांटा है, फिर आपका जो भूस्वामी होते हैं उसके बारे में बताया। मतलब आप समझिएगा अगर तरीका तो उस तरीके से दिया गया है। यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 24 से 36 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में है ना, क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ जाएगा? इधर है, ओके। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, देखिए दोस्तों मैं मेहनत तो आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ, तो आप एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय डैश में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 9 का क, ऑप्शन डी 10। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय डैश में बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 9 का क में, ठीक है। 9 का क में जो है बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया गया है। बंजर भूमि का बंदोबस्ती अध्याय 9 का क में किया गया है, याद हो जाएगा, बंजर भूमि। 41। सन 1862 ईस्वी में निम्न में से किनके नेतृत्व में भूयहरी भूमि के संरक्षण हेतु प्रयास प्रारंभ किया गया था? शेख भिखारी, राखलदास बनर्जी, राखलदास हल्दर और बोधन सिंह। देखिए ये राखलदास बनर्जी और हल्दर में दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों भूयहरी जमीन के लिए वो राखलदास हल्दर होगा। रांची वाले क्षेत्रों में यहाँ पर भूयहरी जमीन का सर्वेक्षण करने का प्रावधान किया गया था 1862 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसका अभिकर्ता हाजिर नहीं होता तो अपील खारिज कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी में है, ये कथन बी है, यदि सुनवाई के तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो परंतु दूसरा पक्ष हाजिर ना हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। समझ रहे ना क्या क्या लिखा हुआ है? तो कहता है यहाँ पर कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और ना तो एक और ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों ही सत्य है। इसमें क्या है कि आपने अपील तो कर दी ऊपर में, अब अपील के तारीख के दिन जो है अपीलकर्ता जो है स्वयं या फिर अभिकर्ता हाजिर नहीं होता, दोनों में से कोई एक नहीं हाजिर होता है तो अपील एकदम खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि सुनवाई के तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो, अपीलकर्ता यहाँ पर हाजिर होता है और दूसरा पक्ष हाजिर ना हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। राइट, समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आराम कर लिया बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 43।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का लगान उपायुक्त के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन दो कथन है, यह लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा जब उपायुक्त के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई थी। ओके, उपायुक्त समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले के 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई थी, तो ऐसे में लगान में वृद्धि नहीं होगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। किसी भी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी जमीन होता है उसका लगान जो है उपायुक्त ही बढ़ा सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं। यह लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा, उसमें भी एक कंडीशन है कि लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा अगर ये सिद्ध होता है कि 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई है। ठीक है, ये जो कानून है वो लागू होने से पहले 20 वर्षों के पहले तक वो जो है उसका काश्तकार रहा है, तो उस जमीन के लिए उसका लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी से भी 5 क्वेश्चन होंगे। 1949 की धारा 43 का बात कर रहा है के अनुसार जमींदार, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत को वस्तु के रूप में भी लगान पाने का अधिकार होगा। ऑप्शन बी, केवल वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार होगा। ऑप्शन सी, वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। और ऑप्शन डी कहता है केवल नगद के रूप में लगान पाने का अधिकार होगा। तो किस तरीके से लगान वसूली कर सकता है, ये बात पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये प्रावधान किया गया है कि वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 43 के अनुसार जमींदार हो, ग्राम प्रमुख हो या मूल रईत हो, उन लोगों को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। ओके, ये यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संथाल सिविल रूल का संबंध संथाल परगना क्षेत्र में नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है। राज्य सरकार निम्न में से किस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकती है? ऑप्शन ए है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, संथाल परगना अधिनियम 1855, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 मतलब जिसको पैसा बोलते हैं, और ऑप्शन डी है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ये संथाल सिविल रूल का बात कर रहा है, ये पुराना वाला बात कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना अधिनियम 1855। तो संथाल परगना अधिनियम 1855 में आया था संथाल विद्रोह के बाद। तो संथाल सिविल रूल्स उसी को कहते हैं, और वहाँ पर नागरिक और न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है। तो ये हो गया 45 का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 46। संथाल परगना अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा ध्यान से है, इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर दोनों कथन असत्य होना चाहिए। उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को न्यायालय द्वारा परिवर्तित, ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल 19 अध्याय नहीं है, कुल तो 9 अध्याय है ना, यहाँ पर 9 अध्याय है। ठीक है, यहाँ पर ये है नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर लिख दिया है किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन असत्य है। उपायुक्त द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो न्यायालय उसको परिवर्तित नहीं करेगा। इस अधिनियम में टोटल 9 अध्याय है, सही है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा गलतियां होने से दिमाग चकरा जाता है। क्वेश्चन 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार जोत की बंदोबस्ती होती है। उपायुक्त की मौखिक या लिखित अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन बी है अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित या मौखिक अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन सी है उपायुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। और ऑप्शन डी कहता है आयुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। एक जगह उपायुक्त लिखा है, एक जगह आयुक्त लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये क्या पूछा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। धारा 29 के प्रावधान के अनुसार जोत की बंदोबस्ती कौन करेगा, ये बोला। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए जो आवश्यक है दोस्तों वो उपायुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। जो उपायुक्त होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए वो लिख के देंगे कि हाँ भाई ये बंदोबस्ती इसके नाम पे किया जा रहा है। ये धारा 29 कहता है, एसपीटी की धारा 29, एसपीटी की धारा 29 में कहता है, राइट। उपायुक्त का लिखित आवश्यकता है, लिख के देगा वो। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार, एसपीटी की धारा 39 के अनुसार रेयत निम्न में से किसकी अनुमति से अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर व जलाशय खोद सकता है। किसका अनुमति लेना पड़ेगा रे भाई, ग्राम प्रधान का, जमींदार का, उपायुक्त का, अंचलाधिकारी का। भाई जो बंदोबस्ती करता है उन्हीं से तो लेना पड़ेगा। तो बंदोबस्ती अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बंदोबस्ती जो करते हैं वो कौन करते हैं, उपायुक्त करते हैं। और उसमें धारा कौन सी थी, धारा 29 थी। तो और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, धारा 39 के अनुसार किसी जमीन पे उसको पोखर या जलाशय बनाना तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा, उपायुक्त से लेना पड़ेगा ना, उपायुक्त, जमींदार, अंचलाधिकारी, ग्राम प्रधान। नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों। ये मैं भी जब बना रहा था तो यही सोच रहा था कि जो कानून बनाता है, जो देता है वही वही उसका आदेश देगा। नहीं, यहाँ पर वो जमींदार जो है, जिसकी ज़मीन है, जो जमींदार है उससे अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्न में से किसके सशक्त करना है, किसे सशक्त करना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में किस दिन लागू हुआ, दिसंबर 2025 में लागू हुआ। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, नगर पंचायत को, जिला परिषद को। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्राम सभा को। पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्न से किसे सशक्त करना है, ग्राम सभा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5050, 1903 में निम्न में से किस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो प्रारूप है अधिनियम का वो 1903 में तैयार किया गया था। छोटा नागपुर जो कि 1908 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, चर्चाएं कम होगी। बेमेल युग्म की पहचान करना है। एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है, हेपाद, हुंड्रू, हिसातू, हिरनी। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि हेपाद जलप्रपात आप गुमला में है, राइट है ये। हुंड्रू जलप्रपात रांची में है, ये भी राइट है। हिसातू जो है गढ़वा में है, ये भी राइट है, हिसातू गढ़वा में ही है। हेपाद गुमला में है। हिरनी फॉल्स जो है पूर्वी सिंहभूम में, नहीं ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका हिरनी फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए है नदी अवसादों के निक्षेपण से, ऑप्शन बी है चट्टानों के टकराने से, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ऑप्शन डी है चट्टानों के खिसकने से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जुरासिक काल में ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड के पाट क्षेत्र से की आकृति है। पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है दोस्तों, ये ऐसी है ना, ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट का बात कर रहा है। पाट क्षेत्र रांची का पठार, हजारीबाग का ऊपरी भाग, हजारीबाग का निचला भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हजारीबाग का निचला पठारी भाग। ये क्वेश्चन पिछले बार भी बनाए थे। यहाँ पर हमने पारसनाथ की पहाड़ी देखा था, जहाँ पर कठोर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं, ये हजारीबाग का निचला पठार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नलिखित स्थलों व खनिजों के संदर्भ में असंगत युग्म बताना है। तुरामडी तो तुरामडी जो है दोस्तों यूरेनियम के लिए फेमस है, कर्णपुरा कोयला के लिए फेमस है, चिड़िया लोयस के लिए फेमस है। लेप्सा बुरू में डोलामाइट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेप्सा बुरू, ये जो पूर्वी सिंहभूम में है ये काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है, बाद बाकी सभी सही है। तुरामडी यूरेनियम के लिए, कर्णपुरा कोयला के लिए और चिड़िया लोयस के लिए, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और लेप्सा बुरू पूर्वी सिंहभूम में है काइनाइट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए है हुंड्रू फॉल्स, ऑप्शन बी है गौतम धारा, ऑप्शन सी है दसम और धारागिरी। तो यहाँ पर आप देखिए हुंड्रू फॉल्स जो है रांची में ही है, गौतम धारा कांची रिवर पर, दसम कांची रिवर पर, गौतम धारा आड़ू रिवर पे है। तो ये तीनों जो है आपका किस में है? रांची के पठार में ही है, और धारागिरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, धारागिरी आपका कहाँ पर है? धारागिरी को एक्चुअल में हम लोग पूर्वी सिंहभूम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रांची का पठार तो नहीं है, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? आर्किन क्रम की चट्टानें, विध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उपरोक्त सभी पाई जाती है। बिल्कुल सही सही है दोस्तों, ये उपरोक्त सभी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आर्किन के चट्टानें सबसे ज़्यादा है, और इसमें आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, जिसमें लोयस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है आपका पलामू प्रमंडल में पाया जाएगा, और इधर आपका क्या मिल जाएगा डोलोमाइट वगैरह मिल जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये बहुत फेमस है, दामोदर नदी के किनारे सारी जो ज़मीनें हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बने हैं, और यहाँ पर कोयला का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? जलप्रपात दिया है फिर से। बलचोरा जो है गढ़वा में है, डुमेर सुमेर चतरा में है, और उसरी गिरिडीह में है, सतबहनी गढ़वा में। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा मिलान सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा ना, ये भी सातू बल और बलचोरा, ये तो आपका यहीं पर है, गढ़वा में है, बलचोरा गढ़वा में है। और उसके बाद डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर आपका कहाँ पर है? डुमेर सुमेर चतरा लिखता है, डुमेर सुमेर चतरा में नहीं है, उसरी गिरिडीह में है, उसरी गिरिडीह में है, सतबहनी गढ़वा में है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो एक तो यहाँ पर आपको अरे भाई मैं जो दिमाग लगा रहा हूँ, देखिए बलचूरा तो गढ़वा में है, बिल्कुल सही है। डुमेर सुमेर चतरा में ही है यार, है ना। उसरी गिरिडीह में है, ये भी सही है। सतबहनी, सतबहनी ये गढ़वा में, ये भी है गढ़वा, बलचोरा है, सातू, सतबहनी, ये सब तो गढ़वा में ही है, ये गढ़वा ही है। तो इसमें आंसर होना चाहिए कौन सा मिलान सही है। ठीक है, नहीं है, नहीं, कौन सा सही है? सभी के सभी सही है। 58 का आंसर क्या है? सभी सही है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? ये तो खैर चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, है ना, ये खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि में इनमें से किस जिला खनन कार्यालय का राज्य दूसरा स्थान पे है? ये दूसरा स्थान पे पूछ रहा है, कौन सा है दूसरा स्थान पे? तो वैसे चाईबासा है, और पहला स्थान पे धनबाद होता है। ठीक है, ये 2020-21 का क्या, ये हमेशा यही रहता है, याद रखिएगा, 1 होगा, ये 2 होगा, इधर कोयला, इधर लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो कि 2008 में आया था ना, के अंतर्गत किसी भी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण उसकी घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए? ठीक है, जो उद्घोषणा करेंगे उसके पहले आपको सर्वेक्षण होना चाहिए कितने दिनों पूर्व? 180 दिनों पूर्व, 120 दिनों पूर्व, 60 दिनों पूर्व और 30 दिनों पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो 60 दिनों पूर्व आपको कर लेना है, 2 महीने पहले जो है पूरा सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 2001 में की गई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिया है अगस्त 2001, नवंबर 2001, अगस्त 2002। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अगस्त 2001 में जो है औद्योगिक नीति की घोषणा
की गई थी प्रथम, और दूसरा 2012 में, तीसरा 2016 में और चौथा 2021 में। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला ग्राम पंचायत में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है? जहाँ जनजातियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर वो खोलना बंद किया है। तो वो परसेंटेज आपको बताना है कितना है। 33%, 50%, 66% और 90%। तो यहाँ कह रहा है कि जो 50% से ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या जहाँ पर होती है उन ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनजातीय लोग बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं शराब बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के वृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? गिरिडीह में, खूंटी में, लातेहार में और गुमला में। तो देखिए ये जो आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होता है ना हमारा बजट वाला, उसको देखना है और उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से लाऊंगा। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2023 24 25 का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लातेहार होगा। ठीक है, लातेहार में आपका टमाटर के वृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की प्रस्ताव रखा गया था और ये बन गया है। खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग नीति 2015 आया था उसके तहत लातेहार में टमाटर के प्रसंस्करण इकाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड राज्य में जिला स्तर के प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रत्यर्पण जो करते हैं यानी कि ये आपका किससे संबंधित है? आपके यहाँ के नक्सलवाद से संबंधित है। तो उसमें पूछ रहा है उग्रवादी जो है कि गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश और जिला कल्याण पदाधिकारी। तो पुनर्वास उसका उनका जो करेगा भाई वो कौन होगा? तो इसमें जो राइट आंसर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जिला दंडाधिकारी होगा, और जहाँ जिला दंडाधिकारी नहीं होते हैं वहाँ उपायुक्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, वो वाला जो पुराना वाला था नीति जो आई थी वो 2009 में आई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 की रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको नहीं याद करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67। HEC के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? HEC, ये HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बारे में बात कर रहा है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ऑप्शन बी, यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी, यह स्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी है, यह भारत का प्रथम भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। तो कौन सा असत्य है रे भाई? तो इसकी स्थापना जो 1956 लिखा हुआ यही असत्य है। ये तो 1958 में की गई थी, है ना, 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत महालनोबिस के अनुसार। ठीक है, 1958 में। बात बाकी सही है, रूस की सहायता से 1 यूनिट बनाया गया था, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 2 यूनिट बनाया गया था, और ये भारत का प्रथम भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इसको कारखानों का कारखाना भी तो कहते हैं। 68। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। अच्छा, वो कहाँ पर है याद रखिएगा, वो हटिया रांची में था। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गुमला, गोमिया, गोड्डा और गढ़वा। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता है इसका, गोमिया होगा। विस्फोटक कारखाना जो है गोमिया में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के वृहद उत्पादन हेतु टमाटर, फिर से ये घूम गया है, प्रसंस्करण। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा ना, लातेहार हो जाएगा, टमाटर प्रसंस्करण का है। क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड के निम्न स्थानों पे विचार करें। विचार कर लो भाई, क्या विचार करने दिया है? कभी कभी क्वेश्चन भी मज़ेदार होता है। विचार करें, लिखें, बताएं। अरे बताऊंगा ही भाई, बताऊंगा, बस सही समय पर सही चीज़ें होते रहे, एग्जाम ही नहीं लेते लोग। क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार करें। झिकपानी, खल्लारी, डोमोटाण और चपला। तो इसमें क्या विचार करना है? सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर है? तो मैं जो जानता हूँ झिकपानी, खल्लारी, है ना, जपला, ये तीनों सही है। जपला तो आपको याद होगा पलामू में है, और ये प्रथम सीमेंट उद्योग यहाँ पर खोला गया था। तो ये डोमोटाण भी बोल रहा है यहाँ पर सही होगा, तो ये डोमोटाण भी सही होगा जी।
तो सभी के सभी सही हैं जहाँ झारखंड में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ कौन सा जिले में है, ये भी आपसे पूछ लेता है। झींकपानी जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद आपका क्या मिलेगा, खलारी, खलारी आपका रांची में है, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। रांची में, हाँ रांची में है यार, रांची में खुटी है, ठीक। डोमोटाण आपका हजारीबाग में पड़ेगा, ठीक है, हजारीबाग में पड़ेगा, हजारीबाग, डोमोटाण हजारीबाग। जपला जो है अब ये तो पुराना है, सबको याद रहता है, ये पलामू में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ और यह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हूँ। भुरकुंडा व रूस, भुरकुंडा व जापान, रामगढ़ व रूस, रामगढ़ व जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुरकुंडा व जापान के सहयोग से जो है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री बनाई गई थी। और ये कहाँ पर है? रामगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा, रामगढ़ में है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का चयन किया गया है? तो ठीक है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब जिन गांवों में शहीद कुछ लोग हुए हैं, जो अपने राज्य या फिर अपने देश के लिए मर मिटे हैं, उनके लिए यहाँ पर है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना, ठीक है। तो कितने गाँवों के लिए यहाँ पर किया गया था? यहाँ पर लगभग 30 गाँवों के लिए किया गया था, ठीक है। 30 गाँवों में ये चुनाव हुआ था कि इन गाँवों का विकास करना है। उसमें से बिरसा मुंडा का भी गाँव उलिहातू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। घर के दरवाजे पर बेटी के नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का क्या नाम है? बेटी लक्ष्मी योजना, घर की बेटी घर की पहचान, मेरी बेटी घर की स्वाभिमान, मेरी बेटी मेरी पहचान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 2017 में। तेजस्विनी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, तेजस्विनी योजना का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 75। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड राज्य द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है, जिसके लाभार्थी रोजगार दिया जाएगा। किसमें था? प्रति परिवार जो है न्यूनतम 100 दिन, प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिन, और प्रति परिवार अधिकतम 100 दिन, और प्रति लाभार्थी अधिकतम 100 दिन। तो लाभार्थी को दिया गया था या परिवार को दिया गया था, ये पहले तो कंफर्म करना है आपको। तो इसमें जो है प्रत्येक लाभार्थी की बात किया जा रहा था जो बाहर कमाने के लिए गया था और वो वापस हो रहे थे, उन लोगों के लिए ये किया गया था, ठीक है। तो प्रति लाभार्थी जो है 100 दिन प्रति वर्ष रोजगार देने की बात चली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76। वर्तमान मंत्रिमंडल में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? देखिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको अभी मंत्रीगण के हिसाब से अभी याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है, एलिफेंट रिजर्व। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोनों ही कथन सही है। एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है, ये क्या है? दालमा सेंचुरी। केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है, हम लोग का राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु है ये। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 78। वैसा वन जिसमें पशु चारण और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, वैसे वनों को क्या कहते हैं? रक्षित वन, संरक्षित वन, सघन वन और अवर्गीकृत वन। तो ये वाला और ये वाला तो दोनों नहीं होगा। रक्षित और संरक्षित वन में आपको चुनाव करना है, कौन सा होगा? तो 78 का ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रक्षित वन। इस वन में क्या होता है? पशु चारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, रक्षित वन कहलाता है, ठीक है। झारखंड में यह कुल वन का 19% है, यहाँ पर लगभग 19% जो जंगल है वो रक्षित वनों का है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो ज़्यादातर भाग
आपका विस्तारित है वो आपका पोरहाट में मिलेगा, कोल्हान क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बेतला पार्क का झारखंड एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें बाइसन होता है, बी फॉर बाइसन होता है, ई फॉर एलिफेंट होता है, टी फॉर टाइगर होता है, एल फॉर आपका लियोपार्ड होता है और ए फॉर एक्सिस एक्सिस होता है। तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस इसका राइट आंसर होगा बेतला पार्क का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड के जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जैव विविधता से तो क्वेश्चन रहना ही है। इसमें बोर्ड का गठन जो किया गया था उसका पूछ रहा है 2001 में, 2004 में, 2007 में, 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2007 में जो है झारखंड जैव विविधता का गठन किया गया था। ये था तारीख 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2007 को झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। ये जैव विविधता क्या होता है दोस्तों? वैसे क्षेत्र जहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है, आर्द्र भी है और शुष्क दोनों ही है। तो हमारे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को रखा गया है? तो सुरक्षित वनों को आपने देख लिया, रक्षित वनों को जिसमें सारी चीज़ें प्रतिबंध था। संरक्षित वन क्या होगा? यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन की अनुमति होती है। यहाँ पशु चरण की अनुमति होती है और यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो कोई प्रतिबंध नहीं होता है ये तो नहीं होगा। ऑप्शंस क्या है? केवल एक सही है, केवल 2 और केवल 2 और 3 और केवल 4। तो इनमें किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों सही है। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियाँ प्रतिबंध होता है, ये गलत है। इसमें अनुमति के साथ, सरकार की अनुमति के साथ सीमित गतिविधियाँ जैसे पशुपालन वगैरह, पशुचारण वगैरह और लकड़ियों को चुन के ले जाने वाला, ये सब फ्री रहता है। ओके, ये संरक्षित वन का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में प्रारंभ भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नेटवर्क CCKNIA परियोजना की अवधि क्या थी? ठीक है, वर्ष 2013 में इसका शुरुआत किया गया था। वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में प्रारंभ भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन पर नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया, सॉरी हाँ वही है। तो फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका जो अवधि था दोस्तों वो क्या था? ये था 2013 से 2017 तक, 4 वर्षों का इसमें किया गया था। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया था, CCKIA 2013। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सिटी एयर एक्शन प्लान शुरू किया गया? सिटी एयर एक्शन प्लान तो रांची में, बोकारो में, धनबाद में और पूर्वी सिंहभूम में। इसका मतलब क्या है? जो सिटी का एयर है उसको हमें शुद्ध करना होता है। तो ये बात कहाँ है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है? धनबाद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के अनुसार झारखंड के धनबाद जिले में सिटी एयर एक्शन प्लान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को कितनी राशि प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान है? अच्छा, बिजली कंपनियों को कितनी राशि प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान है? 15 पैसे प्रति यूनिट, 25 पैसे प्रति यूनिट, 33 पैसे प्रति यूनिट और 40 पैसे प्रति यूनिट। निजी बिजली कंपनियों को, ठीक है, निजी बिजली कंपनियां जो है उनको कितनी राशि प्रति यूनिट हरित शेष दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 पैसे प्रति यूनिट। कितना होगा? 15 पैसे प्रति यूनिट दिया जा रहा है। अभी 200 यूनिट हम लोगों के लिए फ्री है। क्वेश्चन नंबर 85। तो वहाँ पर क्या सरकार ही तो दे रही है ना पैसा। निम्न कथनों पर विचार करें। पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार बोकारो जिले में अवस्थित है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो जिले में अवस्थित है। तोपचांची अभ्यारण्य हरी पहाड़ी नामक जिले में अवस्थित है। तो इसमें जो आंसर होगा देखिए, पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट गुमला, पालकोट जो है आपका नागवंशी शासन से संबंधित भी है, गुमला में है, ये राइट है।
ईचागढ़, ईचागढ़ पक्षी विहार बोकारो में यहाँ लिख दिया है, बोकारो नहीं होगा, यहाँ पर सरायकेला खरसुआ होगा दोस्तों, ठीक है, सरायकेला होगा, तो ये गलत है। तेनू घाट पक्षी अभ्यारण्य बोकारो में है, बिल्कुल है। और तोप चांची जो है धनबाद के हरी पहाड़ी नामक तोप चांची अभ्यारण्य के अंदर हरी पहाड़ी में जो है ये झील अवस्थित है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कह दिया है, 1, 3 और 4 ऑप्शन ए दिया है 1, 3, 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। झारखंड राज्य द्वारा विभिन्न शहरों में अर्जित कराए जा रहे मनोरंजन पार्क का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तो जरूर से जरूर कीजिए सर, है ना, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ओके, पहला है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से लोगों को परिचित कराना। ऑप्शन सी है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। तो ये सभी चीज़ें होगी ना। मनोरंजन पार्क बनाने का ये मतलब थोड़ा होता है कि बस मनोरंजन करो और संरक्षण कुछ भी मत करो, यहाँ संरक्षण करना जरूरी है, उसी के लिए कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से लोगों को परिचित कराने हेतु कराया जाए, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, सब के सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्न में से किसका गठन किया गया है? जो शहरी क्षेत्रों में पार्क का प्रबंधन किया जाएगा, नगर पार्क समिति, झारखंड पार्क प्रबंधन प्राधिकरण, झार पार्क्स और पार्क संरक्षण अभिकरण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झार पार्क्स। झार पार्क्स जो है इसका गठन किया गया है। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था ये बताएं मुझे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ना, ये सब जो रिलेट करता है उस सबका डेट आप याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में झारखंड राज्य में कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 3 जलवायु प्रदेश हैं, है ना। यहाँ पर 3 जलवायु प्रदेश झारखंड में पाए जाते हैं कृषि से संबंधित। क्या क्या था? मध्य व उत्तर पूर्वी पठारी, है ना, मध्य व उत्तर पूर्वी था ना, मध्य व उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु क्षेत्र, पठारी जलवायु क्षेत्र पहला। दूसरा था यहाँ पर आपका पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु क्षेत्र, पश्चिमी पठारी। और तीसरा इसमें क्या था दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी उप पठारी क्षेत्र। तो निडिम के द्वारा भी यही आपका अवधारणा था, ठीक है, उसके द्वारा भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति के पदन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना। कार्यकारिणी समिति पूछा है, गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कार्यकारिणी समिति पूछा है ना। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे आपका मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी समिति पूछा है जो उनके कार्यों का देखभाल करेगा। तो जो देखभाल करेगा वो मुख्य सचिव होता था। तो देखिए कहाँ पर आंसर दिया हुआ है उसका, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना, वही होगा इसमें, यानी कि जो हमारा मुख्य सचिव होता था वो होगा। ठीक है, और ये कौन में किसमें होता था? धारा 20 का 2 में लिखा हुआ था, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 20 के 2 में लिखा हुआ था। तो याद रखिएगा, जो प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होगा, और ये जो प्राधिकरण है उसको बनाता कौन है? राज्यपाल बनाते हैं। और राज्यों में जो कार्यकारिणी समिति होती है आपदा प्रबंधन का, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। झारखंड के इनमें से कौन से जिले भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? तो भाई पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूकंप की दृष्टि से साहिबगंज और गोड्डा सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 91। वो कौन सा भूकंप जोन में आता था? चौथा में, है ना, 4th में आता था, 4th जोन, ठीक है। 4th जोन में 2 ही जिले थे, साहिबगंज और गोड्डा। 91।
झारखंड उच्च भूकंप जोखिम वाला राज्य है। झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो झारखंड उच्च भूकंप जोखिम वाला राज्य है, ये गलत है, उच्च नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल तो। ठीक है, आग लगने का प्रमुख कारण तो लकड़ी भी है और महुआ जो संग्रहण करते हैं उससे भी उस टाइम भी हमने कई सारी प्रक्रिया कर रखे होते हैं जिससे आग लग जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। महुआ के बिना जिंदगी अधूरा झारखंड है। महुआ का बहुत उपयोग है, आपको पता है ना। ये मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको लिखना भी है। इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। ठीक है, 2005। क्लियर, उसी के अंतर्गत किया गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन आयोजित किया जाता है माह में एक बार, 6 माह में एक बार, वर्ष में एक बार, आवश्यकता अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार किया जाता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अधिवेशन होता है वो। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कहता है कि सतत विकास SDG के रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? उस टाइम का ये है, अभी का आपको याद रखना है। 95 ना, 95। चलिए, और लास्ट 5 क्वेश्चन है। तब तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। हाँ, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक करते हुए मेरा मोटिवेशन को आप ऊपर करते रहिए ताकि मैं और भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं। झारखंड के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत सिंह को, विद्युत वरण महतो को, निशिकांत दुबे को, पशुपति नाथ सिंह को। सांसद रत्न जो है दोस्तों, ये देखिए निशिकांत दुबे भाई साहब को भी मिल चुका है और विद्युत वरण महतो को भी मिल चुका है। अब ये कौन सा ईयर में पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 96। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन से स्थान मिला है? इसका भी आप नया रिपोर्ट देखिएगा 2025 वाला। ठीक है, नया देखिएगा, ये उसमें तो पहला स्थान मिला था, पहला नहीं था तक। हाँ ठीक है, उसमें दूसरा स्थान मिला था, पहला तो किसी और को मिला था। ठीक है, तो ये अभी करंट वाला देखिएगा। खैर 97। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तो खेलो इंडिया वाला बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारे खेल आ गए हैं, उसमें आपको देखना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया पीयूष बाबेल को, जनसिका को, ईशान किशन को, जानू सिंह स्वाई को। तो उस टाइम तो जानू सिंह स्वाई को किया गया था राष्ट्रपति हमारे जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा, और ये हो भाषा के विकास में इन्होंने काफ़ी काम किया था। अभी नया 2025 में भी पद्मश्री मिला है, उनका नाम बताएंगे आप। ओके, झारखंड निवासी को मिला है और बहुत अच्छा नाम भी है, आपको याद भी हो जाएगा। झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? उस टाइम के हिसाब से पूछ रहा है, तो रामगढ़ जो था सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर आया था। झारखंड के राष्ट्रीय स्तरीय सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? ये तो अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 15,000 रुपया है। जो राष्ट्रीय स्तर के सेवानिवृत्त खिलाड़ी होते हैं, जो राष्ट्रीय सेवा में खिलाड़ी रह चुके हैं, तो उन लोगों के लिए मासिक पेंशन अभी 15,000 रुपया शुरू किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आप सभी ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए मेरे चैनल को तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरीके से पेपर 2 के साथ 100 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।